हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 9A चल रहा है, जिसमें है चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। और जो आपका पार्ट 1 था, मतलब इसका पृष्ठभूमि, प्रकाश की किसे कहते हैं, इसके प्रकार, प्रकाश का परावर्तन। साथ में हमने दर्पण के प्रकार और दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण, ये चीज़ हमने पार्ट 1 में देखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ प्रमुख परिभाषाएं दर्पण को लेकर के, जैसे द्वारक किसे कहेंगे, ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, और इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब दर्पण के प्रतिबिंब किस किस प्रकार से बनते हैं और वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, ये चीज़ अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो कौन तक देखेगा, थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरा स्थित कंडीशन समझाऊंगा कि कहाँ पर वस्तु को रखें तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्वारक। जैसे आपने पढ़ा है गोली दर्पण, गोली दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों हम एक यहाँ पर छोटा सा गोला बना लिया अपन ने, है ना, ये छोटा सा गोला है, और इस गोले को, है ना, छोटे से भाग से काट देते हैं। जब इसको हम काटते हैं ऐसा छोटा सा भाग, तो हमें इस प्रकार से नज़र आता है। और बाह्य पृष्ठ को यदि हम किसी पदार्थ से लेप कर दें तो ये आपका बन जाता है अवतल दर्पण। क्या बनता है, अवतल दर्पण। तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी ये देखिए परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोली है। यदि बीच में दबा हुआ, किनारे उभरा हुआ होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। लेकिन इसका अपोजिट हो जाए, बीच में उभरा हुआ और किनारों पर दबा हुआ, तो उत्तल दर्पण होता है। तो ये हमारा हुआ एक छोटा सा दर्पण, यानी किसी गोलीय भाग से काट करके हम दर्पण बना सकते हैं। अब देखिए द्वारक क्या कहलाएगा। जैसे हमारा प्यारे बच्चों एक ये गोला है, अब ये गोला है, इसको हम दो भागों से काट दिया, है ना, ऐसा। अब इन दो बिंदुओं के मिलाने वाली एक रेखा यदि हम इसको मिला दें, यानी इस दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वारक। ओके, यानी गोली दर्पण के सिरे, ये आपका सिरा है, ये आपका सिरा है, इसके सिरे को मिलाने वाली जो रेखा है वो दर्पण का द्वारक कहलाती है। तो द्वारक का अर्थ समझ गए स्टूडेंट। द्वारक किसे कहेंगे कि दर्पण ये आपके हैं, है ना, गोली दर्पण है, उत्तल हो सकता है, अवतल हो सकता है। इसके यदि दोनों सिरों को हम मिला दें तो जो रेखा बनेगा, इस रेखा की लंबाई ही दर्पण का द्वारक कहलाएगी। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ध्रुव। पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। थोड़ा सा इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है। अब देखते हैं ध्रुव गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु। ये हमने प्यारे बच्चों एक गोले से काट करके एक गोली दर्पण हमने बनाया। इस गोली दर्पण के बीच के भाग को हम कहेंगे क्या, ध्रुव। ध्रुव को P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु, ये गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है और इसका मध्य बिंदु क्या कहलाया, दर्पण का ध्रुव कहलाया। ओके, क्लियर हो गया। तो द्वारक क्या है, ये आपका गोली दर्पण है, इसके दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई द्वारक कहलाती है। और ध्रुव, ध्रुव क्या है, ये आपका द्वारक हो गया। और द्वारक कहने का मतलब ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। इस परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया द्वारक और ध्रुव। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों आपने देखा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा पहले, आपने क्या देखा, ये परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। और इस परावर्तक पृष्ठ को हमने किसी न किसी गोले से काट कर बनाया है। फिर समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये अवतल दर्पण है और इसको हमने परावर्तक पृष्ठ माना है। और परावर्तक पृष्ठ को किसी न किसी गोले से हमने काट कर बनाया है। तो कहने का मतलब ये जो आपका अवतल दर्पण है, ये किसी न किसी गोले का भाग होगा और उसी गोले का केंद्र, उसी गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे इसका वक्रता केंद्र मान के चलते हैं यहाँ पर होगी, लगभग लगभग इतना दूरी पर, ये आपका मुख्य अक्ष होगा, फिर बताएंगे आगे चलकर। तो ये आपका वक्रता केंद्र कहलाया। फिर से समझिएगा, ये जो गोली दर्पण है किसी न किसी गोले का क्या होगा, भाग होगा, और उस गोले का केंद्र ये आपका गोली दर्पण है, वक्रता केंद्र कहलाती है। मतलब जो आपका परावर्तक पृष्ठ, ये जो आपका दर्पण है, जिस गोले का भाग होगा
उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ गए? पहला आपने समझा द्वारक, यानी हमने गोले को है ना काट करके एक दर्पण बनाया प्यारे बच्चों। इन दोनों सिरों के बीच की जो लंबाई है वो द्वारक कहलाती है। फिर जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को ध्रुव कहते हैं। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग होगा, यानी जो दर्पण है, जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो आपको 3 चीज क्लियर हो गया, द्वारक, ध्रुव और वक्रता केंद्र। इसके बाद बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। किसकी? वक्रता त्रिज्या। समझते चलिएगा, परिभाषा भी लिखते चलिएगा। पूरा सिस्टमेटिक इसीलिए लिख दिया जाता है ताकि यदि आप नोट्स भी बनाते हो तो प्रॉपर रूप से लिख सकें। और यदि आपको नोट्स लेना ही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है वन सब्जेक्ट का, और आपको विधिवत नोट्स दिया जाता है। ठीक, चलिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र आपका यहाँ पे सी हो गया, सी यानी सेंटर। ठीक, फिर समझिएगा वक्रता त्रिज्या क्या है। हमने कहा भैया वक्रता केंद्र आपको पता है कि जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या है, ये वक्रता केंद्र है। और यदि वक्रता त्रिज्या की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो आपका ये अवतल दर्पण है या जो गोली दर्पण है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक ही डायग्राम से पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, विधिवत समझना है। जो गोली दर्पण है, कौन है? गोली दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से दर्शाते हैं। समझ गए? फिर 4 चीज आपको मिला कि जो आपका अवतल या उत्तल दर्पण है या गोली दर्पण है, इसके सिरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ध्रुव कहलाता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है या गोली दर्पण है, जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। द्वारक अपना कुछ भी हो सकता है, एम एन हो सकता है, ए बी हो सकता है, पी क्यू, जो भी लेना चाहे तो लिख सकते, एक्स वाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। ओके, स्टेप बाय स्टेप पूरे परिभाषाएं समझा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ये आपका मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों। ये आपका दर्पण है ना, ये गोली दर्पण है, इसका ध्रुव P है और इसका वक्रता केंद्र C है। इसको एक मिलाने वाली रेखा हमने खींचा है ना, PC देख सकते हैं, ये रेखा है। यानी दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए, मुख्य अक्ष भी आपने समझ लिया। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर रखा गया है प्यारे बच्चों। जब इसको हम काट कर बनाएं तो जो परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा, और यदि परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है प्यारे बच्चों, ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो परावर्तक पृष्ठ के आधार पर उत्तल या अवतल को हम परिभाषित करते हैं। अगला हमारा प्यारे बच्चों फोकस दूरी, और फोकस दूरी के पहले हमको थोड़ा सा मुख्य फोकस समझना होगा। तो ये आपका फोकस दूरी है। फोकस दूरी बिल्कुल आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा मुख्य फोकस समझा दूं। जैसे आपका एक दर्पण है, अभी आपने एक दर्पण माना प्यारे बच्चों, इसको अपन समझेंगे। ये आपका दर्पण है, क्या है? दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ हम दबा हुआ मान लेंगे, तो ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा? ये हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, इस अवतल दर्पण का ये जो केंद्र है इसे हम कहेंगे ध्रुव P। वक्रता केंद्र ये जो C है इसे C से दर्शाएंगे। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यदि ये मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों PC, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे कहते हैं हम फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। कैपिटल F से दर्शाते हैं। फिर से समझिएगा, ये आपका मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है और परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु से होकर जाती है ये आपका बिंदु है, जिसे कहते हैं हम मुख्य फोकस। ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए दूसरा होता, ये आपका अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए ऐसा नहीं होता, उत्तल दर्पण के लिए ऐसा होता। जैसे मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये आपका प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण है। यदि आपको पता है परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण है।
इसका मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, पीसी, ये आपका मुख्य अक्ष है। प्रकाश किरणें समांतर आपतित होती है, ये प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही प्यारे बच्चों, और आपतित होगी, इसके बाद जिस बिंदु से होकर जाएगी वो उसका मुख्य फोकस कहलाएगा। यहाँ पे आपका मुख्य फोकस है, ठीक है। यानी जो आपका प्यारे बच्चों ये दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका पी है, और ये आपका इसका सी इधर होगा, तो ये पीसी मुख्य अक्ष है प्यारे बच्चों, और मुख्य अक्ष से आपतित, यानी आपका ये मुख्य अक्ष है पीसी, और पीसी के समांतर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है, और प्यारे बच्चों परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु से होकर जाता है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस की परिभाषा है। क्या है मुख्य फोकस की परिभाषा? परिभाषा इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एक दो बार इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो सिंपल मैं कहता हूं कि आपसे बन जाएगा। तो फोकस दूरी क्या है आप समझिएगा। आपने पढ़ लिया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे कहेंगे मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस और ये आपका दर्पण का ध्रुव है। मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस और दर्पण के मुख्य फोकस है और ये दर्पण का ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। पी एफ, ये पी से एफ, पी एफ हो गया, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो आपका फोकस दूरी कंप्लीट हो गया। क्या क्या चीज आपने सीखा अब तक में? सबसे पहले आपने सीखा ये आपका दर्पण है। दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा द्वारक कहलाती है। दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। ये जो दर्पण है जिस गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो दर्पण होगा जिस गोले का भाग होगा उस गोले की त्रिज्या आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? ये जो आपका प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी और परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। इसके बाद फोकस दूरी की बात करें तो मुख्य फोकस और ध्रुव, अर्थात किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र सी से, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल आर। यह आपका मुख्य फोकस एफ से दर्शाएंगे। ठीक है, ये सिंपल है, इतना क्लियर है, बन जाना चाहिए। अब आप देखिए फोकस समतल। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले काल्पनिक तल को दर्पण का मुख्य समतल कहेंगे। समतल है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया? दर्पण के मुख्य अक्ष, ये आपका प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष है, तथा फोकस ये आपका फोकस है। इससे गुजरने वाले काल्पनिक, यहाँ पे हम काल्पनिक क्या कर दिए? तल बना दे, तो ये तल कहलाता है फोकस समतल, जिसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य फोकस आपने समझ ही लिया कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से जाती है, उस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। ये डायग्राम भी है, आपका डायग्राम भी है, वीडियो को पोस्ट करें और प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन करें। तो ये आपके हो गए कुल मिला के आज कुछ प्रमुख शब्दावली। अब इसके बाद हम इस वीडियो में आगे चर्चा कर रहे हैं कि जो दर्पण है, जैसे आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो पहला स्थिति यहां पर देखेंगे, पहला कंडीशन हमारा ये रहेगा कि वस्तु हमारा अनंत पर हो। तो सबसे पहले तो हमको एक क्या बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों? एक हमको दर्पण बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण के लिए कंडीशन यहां पर आप तैयार रखें, ये आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है। सभी डायग्राम को क्रम से मैं बनाऊंगा, इसके बाद क्रम से समझाऊंगा, ठीक। इसका प्यारे बच्चों ये पी क्या है? ध्रुव है। क्या है? पी ध्रुव है। यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र होगा, इसको यदि हम मिला दें तो इसका मुख्य अक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? मुख्य अक्ष बन जाता है। अब थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे आप लोग। अनंत से आ रही प्रकाश किरण, कहाँ से आ रही? अनंत से आ रही है। दर्पण पर टकराई, दर्पण पर टकराई प्यारे बच्चों, ये दर्पण है, और इधर भी प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है? अनंत से। वस्तु कहां है? अनंत पर, मुझे पता नहीं कहां पर है, अनंत पर। अब परावर्तन के फलस्वरूप प्यारे बच्चों इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। कहां से जब होकर जाती है? तो फोकस से होकर।
इसका यदि परावर्तन देखें तो इस प्रकार जाएगी। तो कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर। कहाँ से होकर? फोकस से होकर। अब यहाँ पर चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब दो परावर्तित किरण किसी बिंदु पर मिलते हैं तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? परावर्तित किरणें आपस में मिलेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। जैसे एक प्रकाश किरण यहां से चली है, मान लीजिए ए से चल रही है, ये बी पर आपतित होती है, एक एम से चल रही है, एक एन पर आपतित होती है, और ये टकराने के फलस्वरूप परावर्तन के माध्यम से ये आपका क्या है? ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के एफ पर मिलते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। यानी वस्तु की स्थिति कहां पे थी? अनंत पे थी। तो आपका प्यारे बच्चों जो प्रतिबिंब बना वो फोकस पर बना। और कैसा बना देखिएगा, दर्पण की यदि लेफ्ट साइड बन रहा है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और यदि दर्पण के राइट साइड बन रहा है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कितना याद रखिएगा, दर्पण के यदि लेफ्ट यानी बाएं साइड है तो फिर वास्तविक और उल्टा बनेगा, और यदि प्यारे बच्चों दाएं साइड है तो फिर आभासी और सीधा बनेगा। तो इसमें क्या क्या लिखना है? जैसे पहला नंबर आता है वस्तु की स्थिति। बताइए कहां पर है? वस्तु की स्थिति बताना है आपको, तो कहां पर है प्यारे बच्चों? अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। दूसरा नंबर आता है प्रतिबिंब की स्थिति। कहां पर प्रतिबिंब बना? फोकस पर। कहां पर? फोकस पर। ओके, ये आपका प्रतिबिंब का स्थित हो गया, वस्तु का स्थित हो गया। अब प्रतिबिंब का आकार। तीसरा नंबर आता है प्रतिबिंब का आकार। कैसा है प्रतिबिंब का आकार? प्यारे बच्चों ये बिंदु जैसा है, तो बिंदु आकार का। कैसा है? बिंदु आकार। ठीक, ये आपका चौथा नंबर आ गया, मतलब तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर आता है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति कैसी होगी प्यारे बच्चों? मैंने कहा ना बाएं साइड है तो वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। और प्यारे बच्चों और उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। ये पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, पहला डायग्राम आपने सीखा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोगों को समझना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम देखिएगा, हमने अनंत पर रखा था, अब धीरे धीरे करके इधर लाएंगे। चूंकि आपको पता है ये आपका मतलब ये ध्रुव है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, और ये पीसी मुख्य अक्ष है, और ये आपका दर्पण है। दर्पण का केंद्र क्या होता है? ध्रुव होता है। और ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस बिंदु। तो प्रतिबिंब को पहले वस्तु को हमने पहले अनंत पर रखा था, अब अनंत से थोड़ा पास लाएंगे, यानी अनंत यहाँ है और ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। तो हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। इधर अनंत है प्यारे बच्चों और ये हमारा वक्रता केंद्र है, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में बनाते हैं। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाने के बाद आपको आसान लगेगा। हम एक ये पुनः अवतल दर्पण ले लिए, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों हमको ये क्या बनाना है? इसका मुख्य अक्ष बनाना है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, ये हमारा C होगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर मान के चलते हैं F हो गया, और यहाँ पर हमारा P हो गया। देखिएगा, अब वस्तु हम कहाँ पर रखेंगे? वस्तु हम रख दिए इधर अनंत है, और C क्या है? C आपका वक्रता केंद्र है। अब हमने वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखे हैं, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, PC हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर रखे हैं, लेकिन कहाँ रखे हैं? वो अनंत और C के बीच में। अब यहाँ से प्रकाश किरणें चलती है, एक इधर जाएगी और एक प्रकाश किरण यहाँ से ही होकर जाएगी, और ये दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के फलस्वरूप पुनः वापस आएगी, और एक प्रकाश किरण F से होकर जाएगी। अब यहाँ पर टकरा करके यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से प्रकाश किरणें चली, इसको मान के चलते हैं AB। तो टकराने के फलस्वरूप जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बन गया। देखो जरा, ये B था तो B डैश हो गया, A था तो A डैश हो गया। ये AB और ये AB दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उल्टा बनता है, मैंने पहले ही बताया था। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमने वस्तु कहाँ रखा था? अनंत, और C का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा।
कहाँ पर रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना प्यारे बच्चों, सी और एफ के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब मुख्य फोकस के बीच। हमने वस्तु कहाँ रखा, अनंत और सी के बीच। अनंत का मतलब क्या है, मतलब हमें कोई पता नहीं कहाँ भी हो सकता है, मतलब अनियमित निश्चित पता ना हो उसे हम कहते हैं अनंत। तो अनंत और सी के बीच हमने वस्तु को रखा। तो प्रतिबिंब सी मतलब वक्रता केंद्र, एफ मतलब फोकस के बीच बना। ठीक है, देखिए तो वस्तु से छोटा है कि बड़ा, तो वस्तु से छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक क्यों, हमने कहा है कि दर्पण के यदि लेफ्ट साइड पर बने, तो प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, दर्पण के यदि लेफ्ट साइड में बन रहा है तो आपको लिखना है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, वास्तविक है भैया, वास्तविक। ओके, और यदि पीछे बनेगा दर्पण के तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, वो आभासी बनेगा। तो पहला स्थिति वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है, ये बताना है। फिर लिखना दूसरा क्या है मेरे बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति के बाद तीसरा आपका क्या है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बताना है। फिर आपका चौथा होता है प्रतिबिंब की प्रकृति, चौथा होता है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति तो मैंने बता ही दिया, प्रकृति कैसा है, तो भैया इस साइड है तो ये वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा है, छोटा, वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, सी व एफ के बीच। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच। तो आपने दो कंडीशन देख लिया, पहले अनंत पर रखा और हमने थोड़ा सा दर्पण के पास लाया, दर्पण के पास मतलब अब अनंत में न रख करके अनंत और सी के बीच में लाया। अब फिर और थोड़ा सा पास लाएंगे, अब सी पर रखेंगे, फिर और पास लाएंगे, सी और एफ के बीच लाएंगे, फिर और पास लाएंगे एफ में, फिर और पास लाएंगे। जैसे जैसे प्यारे बच्चों वस्तु को हम ये दर्पण के पास लाएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। जैसे प्रतिबिंब पहले एफ पर बना था, अब यहां पर बना है, फिर अब यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, फिर यहां पर बनेगा। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर होता जाएगा। हम क्या करें, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास में लाएंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर होता चला जाएगा। तो दो कंडीशन आपके हो गए क्लियर। अब बात कर लेते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में क्या होगा, पहले तो आपको डायग्राम ही बनाना है, एक आपको दर्पण बनाना है। ये आपका दर्पण हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, दर्पण बनाने के फलस्वरूप आपको बनाना है क्या, एक ये आपका हो गया मान लीजिए सी, ये आपका हो गया एफ हो गया और ये आपका पी। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हम रख रहे हैं सी पर। ठीक है, कहाँ पर रख रहे हैं, सी पर। अब सी से एक प्रकाश किरण चलेगी, ये हो गया। ठीक है, एक इधर से होकर जाएगी और एक प्रकाश किरण यहां से जाएगी, ये सॉरी ए बी है, ये वस्तु है। तो ये आपका ए से प्रकाश किरण चला, परावर्तन के फलस्वरूप सीधा ऐसा चला गया। ठीक, और एक प्रकाश किरण यहां से जा रही है और परावर्तन के फलस्वरूप ये जा रही है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा, ऐसा, ये ए बी था, यहां पर बन जाएगा बी डैश ए डैश। अब हमने वस्तु को कहां पर रखा, सी पर। पहले रखा था अनंत पर, फिर थोड़ा सा अनंत और सी के बीच में रखा। जब अनंत पर रखा था तो फोकस पे बना था, सी और अनंत के बीच में रखा तब सी और एफ के बीच बना। देखिए ना, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के पास ला रहे हैं प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर होता जा रहा है। अब पहले प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना था, इस बार कहां पे बन गया, सी पर ही बन गया। अब हम यहां पर पूरा कंडीशन नहीं लिखेंगे, केवल बच्चों हम केवल उत्तर लिखेंगे। वस्तु को कहां पर रखें, पहला कंडीशन यहां पर हमने बताया था वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति हमारा कहां पर है, सी पर। ठीक है, दूसरा नंबर आप देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बन रहा है, सी पर। ठीक है, तीसरा कंडीशन बताना है, आपको बताना है प्रतिबिंब का आकार, तो वस्तु के बराबर कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, चौथा नंबर इसका आपको प्रकृति बताना है, तो प्यारे बच्चों वास्तविक ही रहेगा, कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा, और उल्टा रहेगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हो
मैं ज़्यादा हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ना ये वस्तु की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की मतलब आकार है और ये प्यारे बच्चों उसकी प्रकृति है। तो हमने कहाँ पर रखा, ये आपका वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पर रखा, सी पर रखा तो प्रतिबिंब सी पर ही बना, वस्तु के बराबर बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। ये अपना अगला कंडीशन हो गया। अब अगला नंबर देखिए स्टूडेंट, आपका अगला नंबर है, ये आपका एक दर्पण है और ये आपका ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पे यहाँ पे ध्रुव P है। वस्तु को हमने C और F के बीच रखा था, इसके पहले C पर रखा था, अब C और F के बीच रखा। हमने पहले भी आपको बताया जैसे से वस्तु दर्पण के अंदर की ओर जाएगी यानी दर्पण के पास जाएगी, प्रतिबिंब दूर हटेगा। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है, वस्तु AB है, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, परावर्तन के फलस्वरूप C से होकर जाती है और इस एक प्रकाश किरण इधर जाएगी और परावर्तन के फलस्वरूप F से होकर जाएगी, एक दूसरे को A' पर मिलते हैं और प्रतिबिंब A' B' बनता है। अब देख सकते हैं पहला कंडीशन आपका है वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, तो C और F के बीच, C और F के बीच, C और F के बीच आपका क्या है वस्तु, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो आपका C है और अनंत के बीच, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, C और अनंत के बीच, यानी ये आपका क्या है C, C यानी वक्रता केंद्र, C और अनंत के बीच, अनंत के बीच। अब देखो भैया वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, आकार यदि बात करें वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। और चौथा नंबर आता है इसकी प्रकृति, तो कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा कंडीशन है। पहले हमने देखिए कहाँ पर रखा था, पहले हमने अनंत पर रखा था, फिर अनंत और C के बीच रखा, फिर C पर रखा, C और F के बीच रखा, अब रख रहे हैं F पर। अब कहाँ पर रख रहे हैं, F पर रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक दर्पण बना लीजिए, ठीक है, ये दर्पण बना लेंगे आप लोग, थोड़ा सा और बड़ा बना सकते हैं। ये दर्पण है प्यारे बच्चों और दर्पण का आपका क्या हो जाएगा, ये मान के चलते हैं यहाँ पर C है और ये मान के चलते हैं C है और यहाँ पर F है। वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं, ये AB है, ये वस्तु है। यहाँ से प्रकाश किरण एक सीधी जाएगी और एक प्यारे बच्चों ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये फिर परावर्तन के फलस्वरूप C से होकर जाती है और एक प्रकाश किरण ये जाएगी और F से होकर ऐसे चल जाएगी आगे। पता नहीं कहीं पे मिल ही नहीं रहा, मिल नहीं रहा मतलब मुझे पता नहीं कहाँ पर बन रहा है, फिर अनंत पर बनेगा। तो पहला कंडीशन आपको पता है कहाँ पर रखा हमने, वस्तु को कहाँ पर रखा, F पर, ठीक है। दूसरा कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर, कैसा, अनंत पर, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा, पता नहीं कितना बनेगा, अनंत है मुझे पता नहीं कितना बनेगा इसलिए वस्तु से बड़ा। और चौथा होता है फिर बच्चों ये आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अनंत पर बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये कंडीशन हो गया। हम कह रहे हैं ना वस्तु को अपन धीरे धीरे दर्पण के पास लाए, प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है, ठीक, ये आपका अगला कंडीशन। और लास्ट कंडीशन आता है जब हम बिल्कुल पास में ले आए, ठीक है। एक बनाते हैं डायग्राम, ये हमारा दर्पण हो गया, दर्पण का बनाएंगे क्या प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर P और यहाँ पर मान के चलते हैं C है और बिल्कुल पास में है वस्तु, बिल्कुल पास में है वस्तु, जैसे यहाँ पर F मान कर चलते हैं, बिल्कुल वस्तु यहाँ पर है AB, ठीक है। एक प्रकाश किरण ऐसी जाएगी, ठीक है, और इसके फलस्वरूप ये F से होकर जाएगी और एक प्रकाश किरण ऐसी जाएगी, थोड़ा ऐसा रहेगा और इसके बाद ये इधर होकर जाएगी। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जो कि उल्टा होगा, सॉरी सीधा होगा और आभासी होगा दर्पण के पीछे। पहला वस्तु की स्थिति कहाँ पर, मुख्य फोकस था और ये ध्रुव था F और P के बीच, वस्तु को हमने कहाँ रखा, F और P के बीच, F और P के बीच, देख सकते हैं F और P के बीच। तो हमारा दूसरा कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ पर बना, दर्पण के पीछे, कहाँ बना, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक। फिर तीसरा कंडीशन पे बच्चों ये आपका प्रकृति की बात करें तो प्रकृति तो हो जाएगा आभासी और सीधा, ठीक है। और ये आकार की बात करें तो आकार जो है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आकार वस्तु से बड़ा। और चौथा नंबर आता है इसकी प्रकृति, तो आभासी होगा। मैंने कहा था कि जब प्यारे बच्चों दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा।
तो ये कंडीशन हो गए, 6 कंडीशन है। क्रम क्रम से मैंने करा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्रम क्रम से प्यारे बच्चे जैसे जैसे हम दर्पण के पास लाएंगे प्रतिबिंब वैसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।